नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन ग्रोवर आज आपको बताने जा रहा हूँ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी प्लेटलेट्स की खून में जो कमी हो जाती है उस समस्या के बारे में। क्यों होती है खून में प्लेटलेट्स की संख्या कम, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, ये समस्या हो जाए तो क्या खाना पीना है, क्या नहीं खाना पीना है, क्या परहेज रखें, दवाइयाँ कौन सी लेनी है। यदि हम ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इसकी सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी खून में प्लेटलेट्स की कमी हो जाना। जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि खून में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, तो उसके बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि खून में प्लेटलेट्स की जो संख्या है उसकी नॉर्मल रेंज कितनी है। उसकी नॉर्मल रेंज होती है 1.5 लाख टू 4 लाख पर माइक्रोलीटर, यानी 1,50,000 से 4 लाख पर माइक्रोलीटर खून के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या होती है। जब प्लेटलेट्स की संख्या 1,50,000 पर माइक्रोलीटर से नीचे आने लग जाती है तो उस कंडीशन को, उस हालात को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी प्लेटलेट्स की खून में कमी हो जाना। अब जो इससे होने वाली तकलीफ़ें हैं वो इस हालात पर निर्भर करती हैं कि संख्या कितनी कम हुई है। अक्सर हम आमतौर पर देखते हैं मरीजों को एडमिट किया जाता है, बहुत सारी गंभीर हालात हो जाती है, तो हम जानेंगे किस किस लेवल पे क्या क्या कंडीशन आती है। अगर प्लेटलेट्स की कमी थोड़ी हुई है, यानी ये संख्या 1 लाख के आसपास है, उससे थोड़ी सी ऊपर है, तो और भी अगर कोई साथ में कोई ख़ास परेशानी नहीं है तो आम तौर पर ऐसे जो रोगी होते हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस सिचुएशन में अभी जो हालात हैं वो कंट्रोल में है। इस समय पर डॉक्टर की देखरेख में अगर ध्यान दिया जाए तो जल्दी इस हालात से उबरा जा सकता है। लेकिन ये जो समस्या है ये बहुत ही गंभीर समस्या है और एकदम से परेशानी बढ़ भी सकती है। इसीलिए ऐसी हालत में भी रोगी की जो स्थिति है उसके ऊपर बड़ी नज़दीकी से निगाहबानी करनी पड़ती है, उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है, क्योंकि हालात तेज़ी से बिगड़ भी सकते हैं। प्लेटलेट्स की जो संख्या है 10,000, 20,000, 30,000 तक एकदम से कम हो जाती है। सुबह देखते हैं 1,20,000 है, शाम को चेक कराया तो 80,000 आ गई, तो एकदम से इतना ज़्यादा डाउनफॉल भी आता है। इसीलिए एकदम से हमें किसी ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े तो उसके लिए क्या करना है कि इसके ऊपर निगाह रखनी है, क्योंकि संख्या के ऊपर ही हालात निर्भर करते हैं। जैसे बताया कि 1 लाख के आसपास कंट्रोल होने में इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब संख्या आ गई 50,000 के आसपास तो सिचुएशन जो है वो थोड़ी अलार्मिंग हो गई, वहाँ पे समस्या और बढ़ गई। और यदि ये कम होती होती आ जाती है 30,000, 25,000, 20,000 तो ये एक डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। ऐसी हालत में बहुत ज़्यादा ये एक इमरजेंसी है, पेशेंट को एडमिट करके उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल उसमें रखना पड़ता है, केयर में रखना पड़ता है, और साथ ही साथ उसका बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इस हालात में शरीर के अलग अलग हिस्सों से खून बहना भी शुरू हो सकता है, जान भी जा सकती है। जान का खतरा इस हालात में सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इस बीमारी के ऊपर इन हालातों में ध्यान देना होता है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में लक्षण क्या क्या आते हैं। तो जो लक्षणों की जहाँ तक बात है तो फैटीग यानी बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, एकदम से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, कोई हार्ट प्रॉब्लम ना होते हुए भी थोड़ा सा काम करते हुए, एक दो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उस टाइम दिल की धड़कन बढ़ जाना, या फिर सिर में दर्द रहना, कन्फ्यूज़न होना, इस तरह की जो लक्षण है ये भी प्लेटलेट्स की कमी में आते हैं। इसके अलावा नाक से, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाना, या स्किन के ऊपर रेड पैचेस, लाल चकत्ते बन जाना, ये सब लक्षण जो है प्लेटलेट्स की कमी में आते हैं। और जो प्लेटलेट्स की कमी जो है वो आम तौर पर हमने इसके ऊपर ध्यान जरूर रखना है कि संख्या कितनी हो रही है। जैसे लेवल होगा प्लेटलेट्स की संख्या का, उसी हिसाब से जो प्रॉब्लम है वो हमारे को फेस करनी पड़ सकती है, उसी हिसाब के लक्ष्य आने लग जाते हैं। इसलिए जैसे ही पता लगे कि प्लेटलेट्स घटने शुरू हो गई है उसी समय हमने वो उसके ऊपर ध्यान देना है। तुरंत किसी योग्य चिकित्सक के संपर्क में, क्वालिफाइड डॉक्टर से संपर्क करें जिसके पास क्वालिफिकेशन भी हो, और साथ ही साथ ऐसा रोगियों को
हैंडल करने का, उनकी देखरेख करने का अनुभव भी हो, तो ऐसे डॉक्टर के पास हमने इसका इलाज करवाना है। जितनी जल्दी इलाज कराएंगे उतनी जल्दी फ़ायदा होगा। और जब इलाज की बात आती है तो साथ के साथ हमने कारण पे ध्यान देना होता है, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि प्लेटलेट्स की जो कमी है ये अपने आप में कोई रोग नहीं है, ये दूसरी बीमारियों का एक लक्षण हो सकता है। आमतौर पर बीमारी शरीर में साथ में कोई और भी होती है, लेकिन लक्षण जो होता है वो प्लेटलेट्स की कमी आने लग जाती है। इसलिए जितनी जल्दी हमारे को कारण पता लगेगा उतनी जल्दी जो है उसको आराम से सही तरीके से उसका इलाज किया जा सकता है। तो इसके कारण यानी कोजेज़ क्या क्या है उसकी बात करेंगे। आम तौर पर लंबे समय तक चलने वाला बुखार, जैसे टाइफाइड है या वायरल है कुछ दिनों से चल रहा है, या फिर मलेरिया में, वायरल हेपेटाइटिस में भी जो है प्लेटलेट्स की संख्या जो है वो कम हो जाती है। पर जो सबसे जो मुख्य कारण है प्लेटलेट्स की कमी होने का, जिसके बाद एक आम इंसान के अंदर भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई इसको जानने की, वो जो रोग है वो है डेंगू बुखार। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी जो है एक मुख्य लक्षण होता है। बुखार तेज होने के साथ साथ एकदम से तेज़ी से प्लेटलेट्स की संख्या जो है वो कम होने लगती है, इसलिए वो भी इसका एक बहुत ही मुख्य कारण माना गया है। इसमें बहुत तेज़ी से प्लेटलेट्स डाउन आते हैं। इसके अलावा और भी कारण हैं, जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है, यदि वो आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपुरा है या इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, तो इसमें जो है प्लेटलेट्स काफ़ी कम आती हैं। इसके अलावा जो है ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर है, बोन मैरो डिप्रेशन है, लंबे समय तक, ज़्यादा समय तक गर्म दवाइयाँ खाना, या और साथ में कोई और छोटे रोग हो सकते हैं जिसकी वजह से भी ये समस्या आ सकती है। इसलिए हमने कारण पर ध्यान करना है। उस कारण के ऊपर ध्यान देकर अगर इलाज कराएंगे तो आसानी होगी इलाज करने में, रोकथाम करने में। तो अब बात करते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे की जाए, इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, पहले जिक्र करेंगे कुछ घरेलू उपायों का, घरेलू नुस्खों का, जिनसे प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने में मदद मिल सकती है। उनमें है गिलोय का काढ़ा, पपीते के पत्तों का रस, कद्दू का रस। यदि थोड़ा थोड़ा सुबह शाम लिया जाए तो उससे प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अलावा गाजर का जूस, अनार का जूस पीना, या व्हीट ग्रास रस जो है, गेहूं के पत्तों का रस, वो भी इसमें काफ़ी फ़ायदेमंद माना गया है। कीवी का जो फल है सुबह शाम लेना, हरे नारियल का पानी सुबह शाम पीना। ऐसी भी मान्यता है कि यदि बकरी का कच्चा दूध सुबह शाम पिया जाए उससे भी हेल्प मिलती है। इसके अलावा उबाल कर, छान करके ठंडा किया हुआ पानी या आरओ का वाटर या बिल्कुल मिनरल वाटर जो है वो लिया जाए समय समय पर। उसके साथ साथ क्या है कि यदि हम ये ध्यान रखें कि इलेक्ट्रोलाइट्स का जो लेवल है वो कम ना होने पाए तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। उसको मेंटेन करके रखना है, पानी की कमी नहीं होने देनी है। पर इसके साथ साथ जो पहले बताया गया कि प्लेटलेट्स काउंट एकदम से डाउन आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी हालात में खुद को डॉक्टर समझकर रोगी का घर पे इलाज शुरू नहीं कर देना है। ये जो नुस्खे आपको बताए गए हैं इनको किसी चिकित्सक की देखरेख में शुरू करना है, डॉक्टर के संपर्क में ज़रूर रहना है, साथ ही साथ दवाइयाँ भी लेनी है। क्योंकि अलग अलग तरह के डॉक्टर्स जो हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, होम्योपैथी में, यूनानी में, आयुर्वेदा में, एलोपैथी में अपने अपने तरीक़ों से इसका हल निकालने का प्रयास करते हैं। तो मैं एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथ होने के नाते आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा। जहाँ तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात है तो इसकी जो दवाइयाँ हैं ये पेड़ पौधों के रस से बनती हैं, कम्प्लीटली हर्बल दवाइयाँ हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और जो समस्या है प्लेटलेट्स की कमी, इसमें इन दवाइयों का काफ़ी अच्छा प्रभाव देखा गया है। तो कौन कौन सी दवाइयाँ दी जानी चाहिए उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। यदि प्लेटलेट्स की कमी का अगर कारण जो है वो कोई बुखार है, ख़ास तौर से कोई भी बुखार हो, चाहे वो टाइफाइड है, मलेरिया है, वायरल है या फिर डेंगू बुखार है, तो भी इसका बड़ा अच्छा इसमें ट्रीटमेंट है। दवाइयाँ कौन सी इसमें ली जा सकती हैं? F1 है, वर्वन है, A3 है, S10 है, S5 है, WE तथा YE। ये जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ हैं, यदि उचित तरीके से, उचित मात्रा में सही इलेक्ट्रोहोम्योपैथ जिसके पास अच्छा अनुभव है उसकी देखरेख में ली जाए और पानी की कमी ना होने दी जाए, तो
ये देखा गया है कि आम तौर पर 72 घंटे में जो प्लेटलेट्स जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है और रोगी जो है बड़ी जल्दी पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। पर यदि प्लेटलेट्स घटने का कारण कोई और है, ख़ासतौर से आईटीपी है, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपुरा है, या जिसको हम इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी कहते हैं, यदि ये समस्या है तो फिर रोगी को ठीक होने में ज़्यादा समय लगता है। इसमें दवाइयों के साथ साथ जो हमारी जो रूटीन है डेली की, उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उसमें खान पान का, डेली हमारी जो लाइफ की दैनिक दिनचर्या है उसका भी ध्यान देना होता है। तो क्या क्या इसमें करना होता है, तो उस दिनचर्या के बारे में आपको बताऊंगा, और क्या क्या खाना पीना है वो आपको बताऊंगा, और बहुत सारे ऑप्शन के साथ बताऊंगा। क्योंकि अक्सर हमारे पास ये राय आती है आप लोगों की, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से आपका प्यार मिलता है, तो वहाँ से पता चलता है कि जो चीज़ बताई गई वो देश के इस हिस्से में नहीं मिलती, दूसरे हिस्से में मिलती है। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको विकल्प दिए जाएंगे ताकि आपके एरिया में जो कुछ मिलता है आप वो वहाँ से ले सको, या फिर आपको हमारी दवाइयाँ लेने में कोई समस्या है तो वो आप हमारे से सीधे ही ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, घर बैठे बैठे कोरियर के द्वारा भी मंगा सकते हैं। तो दवाइयाँ इस तरीके से आपको मिल सकती है। खाना पीना क्या है, रूटीन क्या होनी चाहिए, वो आपको बताने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुने। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहला काम है 1 से 2 गिलास जो है वो पानी पिए, साधारण पानी। उसके बाद जो रात को बादाम अगर जो है आधा कप पानी में भिगो के रखे गए हों, 5 से 6 गिरियाँ, उनका छिलका उतार कर उसको पानी के साथ ले। इसके साथ साथ 1 से 2 चम्मच पपीते का रस, 2 से 3 आंवले, धृत कुमारी यानी एलोवेरा का जूस जो है वो ले सकते हैं थोड़ा सा। फिर उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे जाएं, हल्की सी एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, वो हम इसके बाद अपनी रूटीन में कर सकते हैं, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। फिर बारी आती है ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेना चाहिए दोस्तों, वो भी अभी आपको बताने जा रहा हूँ। 1 कटोरा दलिया या पोहा या उपमा वगैरह। उसके साथ साथ कोई सैंडविच ले सकते हैं सब्जी वाला, या फिर 1 से 2 चपाती सब्जी या दाल के साथ, या फिर मूंग दाल की खिचड़ी। जो भी आपके पास विकल्प उपलब्ध हो वो आप ले सकते हैं। 11 बजे के लगभग फल आहार, ग्रीन टी या हर्बल टी, इसके अलावा अनार का जूस, गाजर का जूस, 25 से 30 ml चुकंदर का रस या 50 ml कद्दू का रस, और हरे नारियल का पानी। कुछ विकल्प आपको दिए हैं जो आप 11 बजे के आसपास ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है लंच की। तो लंच में 1 कटोरा सलाद, 1 से 2 चपाती, चावल, दाल, सब्जी या फिर मूंग दाल की खिचड़ी। शाम के समय फिर से फला आहार या फिर सूप या हर्बल टी, ग्रीन टी, जो भी आपको सूटेबल हो, जो आपको अच्छा लगे, या साबूदाने की खीर। ये चीज़ें शाम को ली जा सकती हैं। डिनर की बात करते हैं तो 1 से 2 चपाती दाल या सब्जी के साथ, या फिर मूंग दाल की खिचड़ी या साबूदाने की खिचड़ी, जो भी आपको अच्छा लगे ये चीज़ें खानी है। और इसके अलावा जो नहीं खानी है, जिनसे बच के रहना है, वो है शराब यानी अल्कोहल, तली खट्टी चीज़ें, पेस्टिसाइड्स वाले फूड्स हैं, या फिर जो प्रोसेस्ड फूड हैं, पैकिंग वाले फूड्स हैं, उनसे बचना है। ज़्यादा तेज़ नमक, लौंग, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च और जो नींबू है, इसका सेवन ना के बराबर इनसे बचना है। और जो बताया गया उनमें से जो भी विकल्प आपको सूटेबल है, जो आपके आसपास उपलब्ध है, या फिर आपको कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं कि वो चीज़ें उपलब्ध नहीं है, तो हम आपको आपके एरिया के हिसाब से भी कोई ना कोई विकल्प सुझा सकते हैं। दोस्तों, आज की ये इस टॉपिक के ऊपर जो आपको मैंने जानकारी देने की प्रयास किया, कैसी आपको लगी ये आप हमें बता सकते हैं अपने मैसेजेस के द्वारा। फ़ोन नंबर भी स्क्रीन पे दिया हुआ है, फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप हमारे को। और यदि आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है जो इसके बारे में बतानी रह गई, या आप कुछ अलग से इस बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जल्द मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।